जी, तो आज का जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करना है वो हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन। ये मैं अगर आपके साथ ठीक है, तो ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है ना सबको? यस मैम। जी, ओके। तो ये जो हमारे पास है ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, जहाँ पे एक रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम अपनी कन्वर्जन कर लेता है, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इस प्रैक्टिकल में हम जो डिटरमिन करेंगे वो करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन। आप यहाँ पे भी काफ़ी फेमिलियर हैं कि पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन की क्यों ज़रूरत पड़ी इस रिएक्शन की। ठीक है, वो हमने पहले भी देखा है कि हमें जो आयोडीन है वो क्या होती है, वो बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो इन ऑर्डर टू solubilize the potassium in order to solubilize the iodine in water, we are adding the potassium iodide salt। और जब आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड साल्ट आपस में मिक्स होते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। अब हमने इस करंट एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, हमने पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन की ही कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कि डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर आयोडीन एंड डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन। यहाँ पे हमें दो चीजें नजर आई हैं। सबसे पहले तो बात पता चली है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। So what is distribution coefficient? Actually, it is the ratio of a solute between two immiscible liquid। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात आई है तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट डेफिनेटली यहाँ पे एक टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यानी कि इस करंट एक्सपेरिमेंट में वी आर गोइंग टू परफॉर्म सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। किसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? आयोडीन की। हम यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे आयोडीन की बाय यूजिंग सम नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और हम ये देखेंगे कि हाउ मच आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लेयर इन विच वन इज ऑर्गेनिक लेयर एंड अदर इज द एक्वस लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को फाइंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? it is the concentration of the product, ratio of the concentration of product divided by concentration of reactant। तो अगर हमें किसी चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें, जो हमने मज़ीद इसको थोड़ा सा एलेबरेट किया है कि जो आयोडीन था, रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है कि आयोडीन जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम ट्राई आयोडाइड आयंस बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पोटाशियम ट्राई आयोडाइन है एक्चुअली ये होते क्या है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयोडीन और एक आयोडाइड आयन होता है। और जब वो आपस में मिलते हैं तो ट्राई आयोडाइड आयन बन जाता है। हम कहने में उसको पोटाशियम ट्राई आयोडाइड ही कहते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर एक आयोडीन होता है और उसके साथ एक आयोडाइड आयन मौजूद होता है और वो दोनों आपस में मिलके ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं। अगर हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पोटाशियम ट्राई आयोडाइड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड।
तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हाउ वी फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर अबव रिएक्शन। अब यहाँ पे बहुत सिंपल लग रहा है कि अगर हमें पता चल जाए कंसंट्रेशन पोटाशियम ट्राइआयोडाइड की, पोटाशियम आयोडाइड की और मॉलिक्यूलर आयोडीन की, तो उसको हम फिट करें इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आराम से निकल आएगी। ठीक है, तो और जब अब हम इसको जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले तो ये आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ता है इसमें, एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम आयोडीन को करवाते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें पता चलती है इनकी कंसंट्रेशन के पोटाशियम ट्राइआयोडाइड की, पोटाशियम आयोडाइड की और आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें, हमें ये पता है कि जो आयोडीन है वो वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि आयोडीन सॉल्युबल होती है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे जब अगर वो सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्युबलाइज है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आयोडीन है, मॉलिक्यूलर आयोडीन, वो किस चीज़ से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा किस में होगी? डेफिनेटली वो होगी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में। लेकिन अगर हम आयोडीन देखें प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन एंड पोटाशियम आयोडाइड आयन, तो वो किसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होंगी? वो हमारे पास एक्वस लेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। और ये जो तमाम काम है ये हम परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का आपको ऑलरेडी अंदाज़ा है कि क्या है। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक which is used to separate out the solute by adding a new solvent in the solution, ठीक है, in which solute is more soluble। यानी कि आपके पास एक सल्यूट पड़ा है एक सॉल्यूशन के अंदर, और अगर आप चाहते हो कि हम उसको सेपरेट आउट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप उस सल्यूट के उस सॉल्यूशन के अंदर बाहर से एक मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करेंगे, और उस सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एक तो ये होनी चाहिए कि वो सल्यूट के को अपने अंदर ज़्यादा सॉल्युबलाइज कर सके, और वो सॉल्यूशन के साथ इमिसिबल हो, यानी कि जो सा है वो इनसॉल्युबल हो। तो अगर हमारे पास ये ऐसा कोई जो आपको सॉल्वेंट मिल जाए, आप उसको डालें अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सल्यूट है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के अंदर। और अगर आपको सल्यूट की अमाउंट चाहिए उस सॉल्वेंट में से, तो हम क्या करते हैं, जो एडिंग सॉल्वेंट होता है वो यूजली हमारे पास थर्मली अनस्टेबल होता है, यानी कि वो क्या होता है, वो हमारे पास वोलाटाइल होता है। ठीक है, थर्मली अनस्टेबल का क्या मतलब होता है कि वो वोलाटाइल है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे भी उस पे एवेपोरेशन होती है, तो हम उसको एवेपोरेट करवा के अपना सल्यूट जो सा है वो एडमिट उसको सल्यूट को जो है वो असेस उसके साथ कर सकते हैं। तो ये इसका जनरल सा फॉर्मूला था। अब हमने जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले देखा कि हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो मेंटेन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम लोग इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर बाहर से जब अपना सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, और इस करंट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास CCl4 है, हमने ऐड किया तो क्या हुआ, उसको ऐड करने की वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डिस्टर्ब हुआ। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने डिस्टर्ब होना है, तो क्या होना है, क्यों डिस्टर्ब हुआ है, हमने बाहर से एक स्ट्रेस अप्लाई किया है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी रिएक्शन के ऊपर बाहर से कोई स्ट्रेस अप्लाई होता है, तो वहाँ क्या होता है, जो हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो सिस्टम है, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिस्टर्ब हुआ है। क्यों डिस्टर्ब हुआ है? वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करने की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। तो अब जो सिस्टम क्या करेगा, वो नया इक्विलिब्रियम अटेन करना शुरू करेगा। तो वो कैसे करेगा? ये जो हमारे पास रिएक्शन है कि Ki+I2
और ये जो कन्वर्ट होता है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड में, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये अब रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। यानी कि जो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आइन है, अब वो क्या होंगे, अब वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से किसके अंदर, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड में। ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन है पोटेशियम ट्राईआयोडाइड आयन की, ये क्यों हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि जो उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी, जो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसको हमने डिस्टर्ब किया है। और हमने कैसे डिस्टर्ब किया है, हमने उसके अंदर बाहर से CCl4 की अमाउंट डाली है। अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि हम बाहर से जब CCl4 डाल रहे हैं, तो CCl4 अपने अंदर आयोडीन को, जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है, उसको डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है, वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो अब CCl4 डाला आपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे CCl4 डालने की वजह से क्या होना चाहिए कि वो आयोडीन को, मॉलिक्यूलर आयोडीन को फोर्स करेगा कि आप मेरे अंदर डिसॉल्व हो। तो मॉलिक्यूलर आयोडीन की जनरेशन के लिए रिएक्शन का बैकवर्ड जाना ज़रूरी है। यानी कि पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन का जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन है आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, वो होना नेसेसरी है। सो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन किसी जगह पे जाके होगा। और अल्टरनेटली हम क्या देखेंगे, हम वहाँ ये देखेंगे कि जो हमारे पास आयोडीन है, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसके अंदर, ऑलरेडी जो सोल्यूशन जिसमें वो प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारे पास एक्वस लेयर है, एज वेल एज इन Sure. द एडिंग सॉल्वेंट या सोल्यूशन, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ से हमें पता चल गया, जब हम लोगों ने आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पोटाशियम आयोडाइड और ट्राई आयोडाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में, नेक्स्ट हमारा एम क्या है, नेक्स्ट हमारा एम है कि हम अब आयोडीन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करें। ठीक है, अब आयोडीन की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, हम जो आयोडीन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर में, वो हम करेंगे बाय यूजिंग द आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो सी है, इसका नाम बता रहा है कि देयर इज यूज ऑफ आयोडीन इन दिस वन टाइट्रेशन। Titration क्या है? How you define the titration? It is a simple technique which is used to determine the concentration of unknown solution from concentration of known solution. So ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं टेक्निक को टाइट्रेशन। अब इस करंट एक्सपेरिमेंट में हमने कंसंट्रेशन किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, हमने आयोडीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम आयोडीन की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम आयोडीन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और यहाँ पे फिर हम लोग जो टाइट्रेंट यूज़ करेंगे नॉन मोलैरिटी का, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हम यूज कर रहे हैं एज अ टाइट्रेंट, और उसके बाद हम वहाँ पे अमाउंट हासिल कर लेंगे किसकी, पोटाशियम आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड की, पोटाशियम ट्राईआयोडाइड की, जो एक्वस लेयर में प्रेजेंट है, एज वेल एज मॉलिक्यूलर आयोडीन दैट प्रेजेंट इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो तमाम की तमाम टाइट्रेशन है, इसके लिए जो हमें टाइट्रेंट रिक्वायर्ड होगा, वो है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे जो हमें इंडिकेटर रिक्वायर्ड होगा, वो है हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन, या हम उसको सॉलिड स्टार्च भी, पिंच भी यूज़ करते हैं। ये हमारी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करना है, दैट इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, आई ऑलरेडी डिस्कस। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस प्रिंसिपल को ओबे करता है, इट्स ओबे द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
तो after performing the solvent extraction, we got we have to find out the concentration of iodine as well as potassium triiodide ion and potassium iodide ion from solution. So for this purpose, you are perform the iodometric titration. और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम सोडियम थायोसल्फेट को यूज करेंगे एज एन टाइट्रेंट। और इसके साथ हम लोग जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम यूज़ करेंगे किसको, स्टार्च को एज एन इंडिकेटर। तो जब हम ये टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी, कंसंट्रेशन आ जाएंगी पोटाशियम आयोडाइड की, पोटाशियम ट्राइआयोडाइड की एंड आयोडीन की। और उन कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करने के बाद हम उनको अपने रिस्पेक्टिव फार्मूलाज में पुट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को दोनों को फाइंड आउट कर सकती हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि हमें व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वी आर रिक्वायर्ड। तो हमारे पास जो बेसिक मटेरियल है वो हमें रिजेंट बॉटल्स चाहिए, ठीक है। रिजेंट बॉटल्स के अंदर हम अपना रिएक्शन परफॉर्म करेंगे शेकिंग का। इसके बाद हमें ब्यूरेट चाहिए। ब्यूरेट का क्या पर्पज़ है? ब्यूरेट हमें चाहिए यहाँ पे जो टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें सेपरेटिंग फनल चाहिए। सेपरेटिंग फनल हमें क्यों चाहिए? हमें जब हम लोगों ने अपने रिएक्शन को शेक करना है तो फिर हमें अपने रिएक्शन को सेपरेट आउट भी करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं वो इमिसिबल हैं। तो वी आर रिक्वायर्ड आवर सॉल्वेंट आवर सॉल्यूशन सेपरेटली। तो सेपरेटिंग फनल का पर्पस क्या है? ताकि हम अपना जो सैंपल है उसको सेपरेट आउट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ एक्वस एज वेल एज ऑर्गेनिक लेयर। नेक्स्ट हमें पाइपेट चाहिए होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास जरूरी अपरेटस था। अगर हम बात करें केमिकल्स की तो हमें क्या चाहिए? हमें आयोडीन चाहिए, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए और इसके बाद हमें सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मोलैरिटी दो तरह की हमने मोलैरिटी रखती है। 0.005 मोलर चाहिए हमें सोडियम थायोसल्फेट, किसके लिए? इन ऑर्डर टू ट्रीट द एक्वस लेयर। वाइल 0.001 मोलर हमें जो सोडियम थायोसल्फेट रिक्वायर्ड होगा, किसके लिए? इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मोलैरिटी का डिफरेंस रखा है सोडियम थायोसल्फेट का इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोलैरिटी बिटवीन एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर, वो क्यों रखा है? क्योंकि जो हमारे पास एक्वस लेयर है वहाँ पे आयोडीन की जो अमाउंट है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। तो हमने ज़्यादा मोलैरिटी का सॉल्यूशन रखा है ताकि हमारी कंजप्शन कम हो। लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर वहाँ पे उसकी जो मोलैरिटी है वो फ्री आयोडीन की मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो वो बहुत मन्यूट होगी। इसी वजह से हमने उसकी जो मोलैरिटी है सोडियम थायोसल्फेट की टाइट्रेंट की वो कम रखी है। अगर हम इसकी भी 0.05 मोलैरिटी रखें तो रिएक्शन या जो आपकी टाइट्रेशन है वो फिर भी परफॉर्म होगी। लेकिन चूंकि हम जब एक्सपेरिमेंट हमने ये परफॉर्म किया और हमने देखा है कि आयोडीन की जो अमाउंट होती है फ्री आयोडीन की बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोलर का जो सॉल्यूशन है वो यूज़ करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटली उसका वॉल्यूम बहुत मिन्यूट आता है और जो फिर कैलकुलेशन होती हैं वो थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसलिए अगर हम लोग कम मोलैरिटी का वॉल्यूम यूज़ करेंगे डेफिनेटली इसका मतलब है कि थोड़ी कंजप्शन वॉल्यूम की ज़्यादा होगी। तो इससे हमें ज़्यादा हम फैसिलिटेट हो जाते हैं कैलकुलेशन में। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन है वो सोडियम थायोसल्फेट की एक भी यूज़ करके टाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज टू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इन कैलकुलेशन, अपने आप को मजीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने से। क्योंकि अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन का तो उसका बहुत माइन्यूट वॉल्यूम यूज़ होगा, पॉइंट्स में आ सकता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी आर यूजिंग द स्मॉलर मोलैरिटी। स्मॉलर मोलैरिटी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली लार्जर कंजप्शन वॉल्यूम की होगी। तो अल्टरनेटिवली हमें यहाँ पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी।
इसके बाद लास्ट वन जो चीज़ है वो हमें 0.1 मोलर चाहिए आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, ठीक है। और उसके साथ आयोडीन का भी सोल्यूशन हमें चाहिए, और हमें स्टार्च सोल्यूशन चाहिए होगा। पोटाशियम आयोडाइड का जो पर्पज़ है वो क्या है, इन ऑर्डर टू सॉल्युबलाइज द आयोडीन, ठीक है, ये इसलिए हमें चाहिए होगी। और स्टार्च सोल्यूशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं मैम जी। एक्सक्यूज मैम, फर्स्ट पे हमने आपने अभी बताया कि आयोडीन जो होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, हाँ जिसकी जी, वजह से हम पोटेशियम आयोडीन साल्ट को ऐड करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब आप मोलैरिटी की बात कर रही हैं तो आप कह रही हैं कि हम इसलिए एक्वस में हम इसलिए कम मोलर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जी, जी। यहाँ पे मैं तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे है? जो एक्वस की बात कर रही हूँ ना, मैं वो यहाँ पे एक्वस को आप वाटर के साथ रिलेट नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक्वस की लेयर की बात कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर मैंने आयोडीन को फाइंड आउट करना है एक्वस लेयर में, तो यहाँ पे मैं वाटर को एज एक्वस लेयर यूज नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक्वस की बात पोटाशियम आयोडाइड को भी मैं एक्वस लेयर ही कहूंगी। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, जब हमने पिछली बार डिस्कस किया था, वहां पे हमने दो तरह के टेबल बनाए थे। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था बिटवीन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इज इट, ठीक है। अब देखो, अगर जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था वाटर, तो ये अंडरस्टूड बात है कि वाटर के अंदर उस वक्त आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी। वो क्यों कम होगी, क्योंकि आयोडीन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये एक केस था। अब हमने जब दूसरा केस स्टडी किया था, हमने वहां पे वाटर को रिप्लेस किया है, ठीक है, किसके साथ, पोटाशियम आयोडाइड आयन के साथ, और पोटाशियम ट्राइआयोडाइन। अब देखो, यहाँ पे जब हमने दूसरा केस स्टडी किया था, हमने कहा था कि आयोडीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसके अंदर, CCl4 एंड पोटाशियम आयोडाइड में, ठीक है। यहाँ पे हम जो पोटाशियम आयोडाइड को एक्वस की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अब पोटाशियम आयोडाइड डालने का पर्पज ही ये है कि वो आयोडीन को अपने अंदर ज्यादा सोल्युबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस यस को मैम। आपने कंफ्यूज वाटर के साथ नहीं करना। कोई भी हम जब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक लेयर के अलावा वट टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी आर यूज, हम उसको एक्वस लेयर ही कहते हैं, ठीक है। वो एक्वस वाटर के रिलेट करने की वजह से आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन हमें, अगर हम एक्वस लेयर को पोटेशियम आयोडाइड कंसीडर कर रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड अपने अंदर आयोडीन को सॉल्युबलाइज करता है। हमारा तो पर्पज ही ये है कि पोटेशियम आयोडाइड डालने का, कि वो अपने आप को अपने अंदर आयोडीन को मजीद सोलिबलाइज करे। सो इस वजह से हमने उसकी मोलैरिटी का डिफरेंस रखा है। अगर आप मोलैरिटी, जब हम ये तो ना मैंने आपको प्रैक्टिकली जो सा है यहाँ पे ये इसकी एक पॉइंट बताई है। अगर आप सेम भी मोलैरिटी यूज कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, आपके रिजल्ट आएंगी, ठीक है। तो वैल्यूज एट द एंड आपकी सेम ही रिजल्ट आएंगी, अगर आएंगे, लेकिन बस वो थोड़ा सा इसमें ये है कि हमें थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जितना हम फ्रैक्शंस में जाते हैं, डेसिमल्स में जाते हैं, तो वो मजीद कम्प्लेक्सिटी, हमारे पास एक जो आंसर है वो बहुत छोटा आता है। लेकिन अल्टरनेटली उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसकी अमाउंट आपकी कांस्टेंट ही आएगी, चाहे आप सोडियम थायोसल्फेट की मोलैरिटी ज्यादा यूज कर लें या कम यूज कर लें, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमें कंसंट्रेशन बताएगा कि कितनी कंसंट्रेशन है पोटेशियम ट्राइआयोडाइड की, पोटेशियम आयोडाइड की, और फ्री आयोडीन की। यस मैम, समझ आ गई है। ओके, गुड। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट इसके ऊपर जैसे प्रोसीजर की बात करें, ठीक है। प्रोसीजर इसका पहले भी हम देख चुके हैं, हम इसको थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है। तो हमने अगर एम की बात करें, तो हमारे पास दो एम थे कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है आयोडीन का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने दो सेट्स में परफॉर्म करना है, ठीक है। पहले जो सेट है वहां पे हम क्या करेंगे, हम आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के दरमियान, और जो दूसरा सेट है उसके अंदर हम आयोडीन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे बिटवीन
कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसका जो प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपने अपना सैंपल प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन इज एडेड इनटू 200 ml प्योर CCl4 in a small beaker and content are still well to get nearly a saturated solution, ठीक है। so the first step is you have to prepare a saturated solution of iodine in प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की ये एबिलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सो यू आर टेकिंग 200 ml या 200 cc, आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है, उसके अंदर आयोडीन आपने डालनी है अनटिल अनटिल आपने उसको सैचुरेट सोल्यूशन बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 6 ग्लास टॉप बोतल लेनी है जिनको हम रिजेंट बॉटल्स भी कहते हैं, ठीक है। उन रिजेंट बॉटल्स को आप लोगों ने पहले वॉश किया, क्लीन किया, ड्राई किया, सारा कुछ करके उसके अंदर फिर आपने अपना सैंपल पुट किया। अब हमने यहाँ पे जो सैंपल पुट किया है, हमने यहाँ पे उसको नंबरिंग दी है 1 to 6 बॉटल्स को, और हर बॉटल के अंदर जो सैंपल की अमाउंट है वो हमने थोड़ी सी डिफरेंस रखी है। पहली बॉटल में हमने सैंपल 50 ml डाला है, दूसरी बॉटल में हमने सैंपल जो डाला है वो हमने यहाँ पे 30 ml डाला है, और तीसरी बॉटल में हमने जो सैंपल डाला है वो हम लोगों ने 20 ml डाला है। इस तरह सैंपल डालने की वजह सैंपल की जो अमाउंट है वो हम लोगों ने डिफरेंट रख ली है और उसको लेबल दे दिया है 1 to 3। देन आपने इन बॉटल जो फर्स्ट 3 बॉटल्स की भी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालने के बाद आपने प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है 1 to 3 बॉटल में, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी रखनी है या उसकी अमाउंट कितनी रखनी है। वो प्योर है तो उसकी कंसंट्रेशन का तो ऐसा रोल नहीं है, उसकी कितनी अमाउंट रखनी है कि टोटल वॉल्यूम आपका जो बॉटल है उसके अंदर 50 ml रहे। जैसे कि फर्स्ट बॉटल में हमने 50 ml अगर सैंपल लिया है तो हमने उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड 0 ml डालना है, यानी कि उसको ऐड नहीं करना। सेकंड नंबर पे 30 ml सैंपल लिया है तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करें, दैट विल बी 20 ml। और जब आपने 20 ml सैंपल लिया है तो उसके अंदर हमने कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला है, हमने 30 ml या 30 cc जो उनसा है वो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड किया है। अब यहाँ पे 1 to 3 बॉटल का जो वॉल्यूम है इस वक्त वो 50 ml हो चुका है। अब हमने क्या किया, हमने उसके अंदर मजीद 200 ml डिस्टल वाटर को ऐड किया, और ऐड करने के बाद उन तीनों बॉटल्स का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास से 250 ml हो चुका है। अब हमने क्या किया, हमने ईच बॉटल को बंद किया टाइटली उसके स्टॉपर के साथ, और उसको क्या करेंगे हम लोग शेक करेंगे, विग्रस शेकिंग करेंगे। विग्रस शेकिंग करने के बाद हम उसको हाफ एन आवर के लिए उसको शेक करके रेस्ट पे छोड़ देंगे। सिमिलरली हमारे पास जो बॉटल नंबर 4 5 6 है उसके अंदर भी जो अमाउंट ऑफ सैंपल है वो हमने बॉटल 1 to 3 के ही अकॉर्डिंग रखी है, यानी कि 4 के अंदर 50 ml 30 ml एंड 20 ml, ठीक है। और उसके अंदर हमने दोबारा से प्योर कार्बन टेट्राक्लोराइड की अमाउंट ऐड की है, जो 50 था उसके अंदर 0 ml एंड 20 एंड 30 ml रिस्पेक्टली एडेड इन बॉटल 5 एंड 6। अगेन बोतल 4 5 6 का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 50 ml हो चुका है, ठीक है। और ये जो 50 ml जब वॉल्यूम हो गया है तो अब हमने यहाँ पे जो 200 ml है वो हमने किसके ऐड किए हैं, यहाँ पे 0.1 मोलर पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन के। पहले केस में हमने वाटर को ऐड किया है और दूसरे केस में हम पोटाशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं। पोटाशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद हमने उसको दोबारा से टाइटली बंद कर दिया स्टॉपर की मदद से, और हमने अब दोबारा इसको भी शेक किया है, ठीक है। तो इस शेकिंग के बाद हमने आधा घंटा इसको हमने अच्छी तरह शेक किया है, विगरसली शेकिंग की है। उसके बाद हमने आधे घंटे के बाद उनको रेस्ट पे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये जो शेकिंग वगैरह हुई है, ये जो हुआ है यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा
सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा जो सॉल्यूशन था कार्बन टेट्राक्लोराइड डालने की वजह से इक्विलिब्रियम वगैरह डिस्टर्ब हुआ, नए रिएक्शन हुए, जितनी अमाउंट आयोडीन की एक्वस में रहनी थी वहीं रही, और जितनी आयोडीन ने ट्रेवल करना था कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो तमाम का तमाम रिएक्शन इस ड्यूरिंग इस शेकिंग की वजह से हो चुका है। और जब आधा घंटे के बाद आप इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे, चूंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और जो आपकी एक्वस लेयर्स हैं वो आपस में इमिसिबल हैं, वो आपस में सॉल्युबलाइज नहीं होती, तो आधा घंटा रखने के बाद हम आपको सेपरेट आउट हो जाएंगी क्या ऑर्गेनिक एंड एक्वस लेयर। और फिर आपका जो नेक्स्ट पर्पस होगा वो आपका क्या है कि आपने अब कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है कि हाउ मच आयोडीन प्रेजेंट इन एक्वस लेयर एंड हाउ मच आयोडीन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक लेयर। यहाँ पे जो नोटेबल बात है वो ये है, आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री आयोडीन है, जो मॉलिक्यूलर आयोडीन है, वो प्रेजेंट होगी आपकी ऑर्गेनिक लेयर में, जबकि आयोडीन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम आयोडाइड आयन एज वेल एज पोटाशियम ट्राई आयोडाइड आयन इन योर एक्वस लेयर। ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे आपको बताया कि आप लोगों ने जब उसको रेस्ट पे छोड़ दिया 6 की 6 बॉटल को आधे घंटे शेक करने के बाद, उसके बाद आपने हर बॉटल की को सेपरेटिंग फनल के अंदर इंसर्ट किया, और उसके बाद आपने सेपरेट आउट कर ली ईच बॉटल की एक्वस एंड ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि आपको एक रिजेंट बॉटल से दो सैंपल मिलेंगे। एक सैंपल आपका CCl4 का होगा और दूसरा आपका एक्वस सैंपल होगा। इसे कंफ्यूज नहीं करना। सो यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन 6 बॉटल, सो एट द एंड यू गॉट टोटल 12 सैंपल। आपके पास 12 सैंपल आएंगे, जिनमें से जो आपके 6 सैंपल होंगे वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, जिनके अंदर कार्बन क्लोराइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, और जो 6 सैंपल हैं वो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होंगे जिसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम ट्राई आयोडाइड आयन। फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सैंपल ऑब्टेन्ड हुए हैं इनको फर्दर मूव करना है किसकी तरफ, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ। आइडोमेटिक टाइट्रेशन का अब यहाँ पे हमने कैसे परफॉर्म करना है उसको हम देखते हैं। आपने एक्वस लेयर को जो बॉटल 1 में से आपने सेपरेट आउट किया, ठीक है, उसकी 50 ml लेयर को हमने सेपरेट आउट किया बाय यूजिंग द पाइपेट, और उसको आपने डिलीवर किया कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क आपको पता है यूज होती है टाइट्रेशन पर्पस के अंदर। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रोसीजर है ना, वो हमें कह रहा है कि आपने पाइपेट यूज करना है और आपने एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर को वैसे सेपरेट आउट करना है। यहाँ पे आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने आपको कहा कि आप सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दें और अपने सैंपल्स को पहले ही अलग कर लें। तो ये एक कन्वीनियंट वे है सेपरेटिंग फनल से। हम पाइपेट की मदद से भी अपने जो सैंपल हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइपेट यूज, क्योंकि पाइपेट यूज करेंगे तो पाइपेट में कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट रीजेंट बॉटल से, रीजेंट बॉटल के अंदर जब आपकी दोनों लेयर सेपरेट हो गई हैं तो आप पाइपेट यूज करें। आप पहले एक लेयर ले लें और फिर सेकेंड लेयर ले लें। तो या ऐसे भी आप लोग सेपरेट आउट अपना सैंपल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों लेयर एक ही रिजेंट बॉटल में प्रेजेंट है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी आपसे मिस हैंडलिंग होती है, ठीक है, हाथ हिल जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या होगा, आपकी कंटेमिनेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि केयर वाज टेकन टू अलाउ एनी कंटेमिनेशन ऑफ CCl4 गेट इनटू द पाइपेट। तो इसका यहाँ पे क्या इस प्रोसीजर का मकसद है कि यहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल नहीं यूज कर रहे, हमने रिजेंट बॉटल्स के अंदर रिएक्शन करवाया है और अब रिएक्शन रिजेंट बॉटल के अंदर ही पड़ा हुआ है। आपकी एक ही बॉटल के अंदर दोनों लेयर्स प्रेजेंट हैं और आप उस रिजेंट बॉटल के अंदर पाइपेट की मदद से अपनी लेयर सैंपल को सेपरेट कर रहे होगे जितना आपको टाइट्रेशन में रिक्वायर्ड है।
तो ये भी आप मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ज़रा ज़्यादा अटेंशन की और केयर की ज़रूरत है। तो अगर हम लैब में काम करते हैं तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसको सेपरेटिंग फ़नल के अंदर ऐड कर लें, और सेपरेटिंग फ़नल के अंदर चूँकि नीचे एक नॉब होती है, ठीक है, और उस नॉब को हम ओपन करते हैं तो जो नीचे वाली लेयर होती है वो आराम से एक्सट्रैक्ट आउट होती है, और जो बाकी ऊपर वाली अंदर ही रह जाती है, और फिर हम उसको ऊपर से पाइपेट डाल के भी हासिल कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। एनी हाउ वी आर आल्सो यूजिंग द पाइपेट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक्वस लेयर को सेपरेट आउट किया, उसके अंदर आपने 10% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मज़ीद ऐड किया। ये मज़ीद ऐड करने का क्या पर्पज़ है, ताकि जो एक्वस लेयर के अंदर स्टिल अगर कोई आयोडीन, मॉलिक्यूलर आयोडीन फ्री पड़ी हुई है, जो पड़ी है वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाए, और फिर हमने उसको टाइट्रेट करवाया है सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से, और इसके अंदर हमने स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज़ किया है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर को भी सेपरेट आउट कर लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर को सेपरेट आउट करने के बाद आपने बहुत एहतियात से सेपरेट करना है कि उसके अंदर एक्वस लेयर ना आए। आपने दोबारा उसके अंदर भी पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालने के बाद आप उसको यहाँ पे अगेन टाइट्रेट करवा रहे हो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से, और इसके बाद अल्टरनेटिवली आपके पास अमाउंट आ जाएगी किसकी, कार्बन आयोडीन की, डेट प्रेजेंट इन एक्वस लेयर, और सिमिलरली आपके पास कंसंट्रेशन आयोडीन की आ जाएगी ऑर्गेनिक लेयर एज वेल एज द एक्वस लेयर। सेम ट्रीटमेंट आपने अप्लाई कर देना है बॉटल 2-3 के साथ। इसी तरह अगेन आप लोगों ने ये जो टाइट्रेशन का परफॉर्मेंस है वो देनी है, किसके लिए, बोतल 4-5-6 के लिए भी, ठीक है। बस बोतल 4-5-6 और 1-2-3 में क्या फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपके पास बोतल 1-2-3 है उनके अंदर जो एक्वस लेयर है वो वाटर है, ठीक है। तो जब आप वाटर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि वाटर आयोडीन उसके अंदर इनसॉल्युबल है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आयोडीन की अमाउंट कम होगी। लेकिन अगर आप लोग जब बोतल 4-5-6 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो वाटर है उसको रिप्लेस किया गया है पोटेशियम आयोडाइड आयन के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड आयन के अंदर जो आयोडीन है वो सॉल्युबलाइज होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो आयोडीन की अमाउंट भी ज़्यादा आएगी। इस वजह से जब हमने उनकी टाइट्रेशन की है तो वहाँ पे हमने सोडियम थायोसल्फेट की मोलैलिटी को भी हाई रखा है, ठीक है। ये तो प्रोसीजर था टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी, वैल्यूज़ मिल जाएंगी, कंसंट्रेशन मिल जाएंगी आयोडीन की, जिसको हम लोग फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आगे देखिए जी, हमने ऑब्जर्वेशन जो नोट डाउन करनी है, यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, जिसमें सबसे पहला जो टेबल है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर एंड CCl4। तो यहाँ पे जो हमारे पास, हम पहले ये जो परफॉर्म करेंगे क्योंकि वाटर है, CCl4 है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉटल 1-2-3। इस टेबल में आप देखें जो पहला कॉलम है उसमें हमने बॉटल्स को नंबर दिया है। दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा है वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर हाइपो विद 50 ml एक्वस लेयर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई आपको इसको बताऊं कि ये कॉलम क्या कह रहा है, तो वो जो कॉलम है वो हमें बता रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज फॉर द एक्वस लेयर। यहाँ पे जो वर्ड हाइपो है ना, वर्ड हाइपो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम थायोसल्फेट को, यानी कि आपकी जो है हमारे पास टाइट्रेंट है उसके वॉल्यूम को। तो जो पहला जो दूसरा कॉलम है वहां पे इसको जो हमने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर हाइपो विद 50 cc ऑफ एक्वस लेयर, इसको अगर मजीद मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो इट्स मीन दैट वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड फॉर योर एक्वस लेयर। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं अगर बताऊं तो ये है वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक लेयर।
ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी जरा डिफिकल्ट सी यूज किया है। आपने अगर इसको अपने इजीली अंडरस्टैंड के लिए, तो सेकंड कॉलम है, वहां पे हमने सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम लिखना है, दैट यूज्ड फॉर द एक्वस लेयर ऑफ बोतल 1, बोतल 2 एज वेल एज बोतल 3। और जो कॉलम 3 है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर फॉर वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ऑर्गेनिक लेयर के लिए 1, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ वन कॉलम है, वहां पे आप लोगों ने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हाउ मच कंसंट्रेशन यू हैव ऑब्टेन्ड इन एक्वस लेयर। और जो इसी तरह जो फिफ्थ कॉलम है, वहां पे सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को, यहाँ हम इसको दूसरे लफ्जों में मोलैरिटी भी कह सकते हैं कि हाउ मच, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिक लेयर and what is the molarity of aqueous layer, it will be in column number 4 and column number 5। तो ये एक बॉटल के लिए हम लिखेंगे, इसी तरह सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, क्योंकि तीनों बॉटल के हमारे पास कोई ना कोई वॉल्यूम्स भी आएंगे और रिस्पेक्टिव मोलैरिटीज भी आएंगी। और जो लास्ट कॉलम है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आपको पता है पहले ही कि हमें कि इट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन ऑर्गेनिक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इनटू एक्वस लेयर। तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, इट इज कंसंट्रेशन इज इन मोलैरिटी। ठीक है, तो जो आप लास्ट वन कॉलम कैसे फिल करेंगे, मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। जो भी आपका कॉलम नंबर 4 और 5 का आंसर है, यानी कि अगर आप कॉलम नंबर 5 को 4 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपका जो कॉलम नंबर 6 जनरेट होता जाएगा। ठीक है, ये आपने सेम ट्रीटमेंट, जो कैलकुलेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बोतल नंबर 1, 2, 3 के लिए परफॉर्म करनी है। तो अल्टरनेटिवली आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, ये हमारे पास तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आएंगे तीनों बॉटल्स के लिए, और डेफिनेटली इनकी अमाउंट अलग आएगी। क्यों अलग आएगी, क्योंकि हमने अपना सैंपल का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों ने डिफरेंट किया है, और उसके अंदर जो हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी अमाउंट ऐड की है, उसकी भी एक पर्टिकुलर रेशो थी। हर बोतल के अंदर रेशोज अलग थी, सो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। बट आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसका मीन ले लेना है, और इस तरह आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखें दूसरा टेबल। अब हमारा जो दूसरे केस को स्टडी हमने किया था बोतल 4, 5, 6 के लिए, ये किया है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पे जो हाइपो वॉल्यूम यूज लिखा है, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज फॉर योर एक्वस लेयर, यानी कि इट इज यूज फॉर एक्वस लेयर। यहाँ पे कौन सी है, अब पोटेशियम आयोडाइड। सिमिलरली जो कॉलम नंबर 3 है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ sodium thiosulfate used for the organic layer, it will be the carbon tetrachloride। तो यहाँ पे आप लोगों ने उनके वॉल्यूम लिख लेने हैं कि कितना कितना यूज हुआ है। इसके बाद फोर्थ वन कॉलम है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है इन एक्वस लेयर, यानी कि यू कैन से दैट इट इज द मोलैरिटी ऑफ एक्वस लेयर। ठीक है, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर, सो इट इज विल बी द मोलैरिटी ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेकनली दोनों ही एक्वस एक्वस लेयर लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना। वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर, ठीक है, जो हमारे पास C1 है, और जो दूसरा है ये I2 है, यानी कि जो C2 लिखा हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर। ये हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर के अंदर जो आयोडीन है वो हमारे पास C2 है, और जो और एक्वस लेयर के अंदर आयोडीन है उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो मोलैरिटी है वो हमारे पास C1 है। और जो हमारे पास लास्ट कॉलम है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन एक्वस लेयर के एक्वस लेयर में कितनी फ्री आयोडीन बची है, तो उसको डिटरमिन करने का क्या फार्मूला है कि जितनी आपकी आयोडीन ऑर्गेनिक लेयर में प्रेजेंट है, यानी कि जो C2 आएगा आपका, उसको आपने डिवाइड कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आप कहाँ से लेंगे, जो ऑलरेडी हम पिछले टेबल में डिस्कस कर चुके हैं, और वो हमने कैसे फाइंड आउट किया था।
वो भी आप पिछले टेबल में देख चुके हैं। तो जो आपका एक मीन वैल्यू आएगी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की जो आपकी वैल्यू आएगी, आप लोगों ने उसको जो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है बोतल 4, 5, 6 के रिस्पेक्टिवली, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास फ्री आयोडीन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा मैम। रिमाइंड करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स थे। तो इन करंट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन। यहाँ पे आपको स्लाइड में नीचे नजर भी आ रहा होगा कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड आयन। तो यहाँ था हमारे पास। अब हमें यहाँ पे इनकी जो अमाउंट्स हैं, जो इनकी कंसंट्रेशन है, अगर उनका पता हो तो हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे सेकंड टेबल जनरेट किया है, इसकी मदद से आप लोग इजीली ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्री आयोडीन की कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, इट इज द C2 डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पे C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे C2 रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक लेयर। आई रिपीट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इन एक्वस लेयर को ही उन्होंने C2 लिखा है, ये एक्वस लेयर नहीं है, ये ऑर्गेनिक लेयर है। तो जितनी आयोडीन की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर में आएगी उसको आपने डिवाइड कर देना है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन की, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ I2। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई डी। अब आप अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा गौर करें कि C1 हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉलम नंबर 4 है वो, उसमें से माइनस कर देना है C2 डिवाइडेड बाई डी। ऑलरेडी ये जो C2 डिवाइडेड बाई डी है, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन, यानी कि जो ऊपर टेबल के अंदर आपके पास कॉलम नंबर 6 है। सो इन ऑर्डर टू गॉट द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन, आपने C1 में से माइनस करना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस लेयर में से जितनी आयोडीन की कंसंट्रेशन है उसमें से माइनस कर देना है फ्री आयोडीन की कंसंट्रेशन इन एक्वस लेयर। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो रिस्पेक्टली बोतल 4, 5, 6 के लिए आपको मिल जाएंगी, कहाँ से, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 से। लास्ट में जो रह गया है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, और इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, C माइनस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई डी। इस फॉर्मूले पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो देखें, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई डी, बेसिकली ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड आइन, जैसे कि इधर ऊपर भी मेंशन है। यानी कि अगर आप पोटाशियम ट्राई आयोडाइड आइन की कंसंट्रेशन में से माइनस कर दो C को, तो आपके पास आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइन, पोटाशियम आयोडाइड। अब ये C क्या है, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी, वो कंसंट्रेशन जो आप लोगों ने बोतल 4, 5, 6 के अंदर खुद ऐड की थी। ठीक है, और वो जो 200 ml डाला था हमने बोतल 4, 5, 6 के अंदर, और उस वक्त हमने उसकी कंसंट्रेशन क्या रखी थी, इट इज 0.1 मोलर। तो अगर आप 0.1 मोलर में से माइनस करते जाओगे पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को, तो अल्टरनेटिवली यू गॉट द कंसंट्रेशन और द मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड आयन। तो आपके पास इस तरह ये बोतल 4, 5, 6 तीनों के लिए रिस्पेक्टिवली वैल्यूज आएंगी, आप उनको कैलकुलेट करके
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसका फर्दर टेबल बनाना चाहें, जैसे हमने एक क्लास में भी एक दिन डिस्कस किया था, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। उससे ज़रा फ़ायदा ये हो जाता है कि क्लैरिफिकेशन होती जाती है 4 5 6 बॉटल, चूँकि हमने तीनों के लिए के को फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है? बाय यूजिंग दीज वन फार्मूला। अब हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग द मीन, आप उसका यहाँ पे मीन लेंगे, देन अल्टरनेटिवली यू गॉट द आंसर दैट इज द के, जिसको आप लोग के सी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम जो आज हमने प्रैक्टिकल देखा है, ये एक पूरा उसकी जो एक आप कह लें कि आपको रिटन पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछा जाता है, आपको ये प्रैक्टिकल आ जाता है, तो आपने ये काम करना है। सबसे पहले आपने इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव बताने हैं, उसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी थ्योरी बतानी है, और थ्योरी में आपने क्या बताना है कि यही कि ये रिएक्शन हुआ, पोटाशियम ट्राइआयोडाइड आयन बने, वो क्यों बने, थोड़ा सा उसको मेंशन करना है। देन आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रेशो लिखनी है। फिर आपने बताना है कि भाई अगर आपने इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला है तो उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, रिएक्शन बैकवर्ड गया है। ये तमाम चीज़ें जैसे थ्योरी में मेंशन भी हैं इस स्लाइड में, वो आपने लिखनी है। फिर आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखनी पड़ेगी। देन यू आर यूजिंग योर प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर लिखना है, ऐसा जैसे पॉइंट्स लिखे हैं आप ऐसे ही लिख दें। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के अंदर इस तरह टेबल बना के इनके जो लेबलिंग है उसको करनी है। अगर आप यहाँ पे कोई जो सिंबल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ए बी सी करके ये आंसर अपने सारे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके रिजल्ट बकायदा मेंशन करने हैं कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पोटेशियम ट्राई आयोडाइड इज, उसको आप सिंबॉलिक कह लें के सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा एज सच, अगर आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो और कुछ यहाँ पे जो बातें हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिहाज से भी पूछी जा सकती हैं, उसको भी अपने माइंड में रख लें। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ टाइट्रेंट इज यूज्ड, या व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर इज यूज्ड। तो ये तो छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने उसको भी माइंड में रखना है। लास्ट में ये कुछ रेफरेंस हैं, ये कुछ वीडियोस हैं, इनको अब हम जरा देखते हैं कि ये आपके पास क्या है। वीडियो में आपको एक दो यहाँ पे शेयर करवाती हूँ। कहाँ गया? ठीक है, इसको देखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको जो एक वीडियो दिखाई गई है, बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया है और इन्होंने सेपरेटिंग फनल के अंदर ही परफॉर्म किया है। हम लोग यहाँ पे रीजेंट बॉटल यूज कर रहे हैं क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है, रीजेंट बॉटल का पर्पस ये होता है कि वो बहुत टाइटली बंद हो जाता है, उसमें कोई इधर उधर जैसे स्प्लैशिंग वगैरह का हमारे पास ना जो नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ही सॉल्वेंट सेपरेटिंग फनल के अंदर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया है, तो इसी तरह हम भी परफॉर्म करते हैं कि उसने पहले एक्वस लेयर ले ली, सैंपल लिया, उसके अंदर बाहर से उसने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया। अब यहाँ पे आपने एक वीडियो में देखा होगा कि उसने पेंट थिनर लिखा हुआ है, सो डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ। वैसे जो पेंट थिनर होता है वो हमारे पास एसीटोन होता है। ठीक है, जो यूजली नेल पॉलिश रिमूवर्स वगैरह में भी यूज होता है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने CCl4 को मेंशन किया है, तो उसने एसीटोन को भी किया है। सो बोथ आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एसिड प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। सिर्फ ये वीडियो आपको दिखाने का थोड़ा सा पर्पज ये था कि आपको क्लियर हो कि आपने ये बात देखी है, वहाँ पे काफी क्लियर था कि वहाँ पे जो बकायदा तौर पे कलर डिफरेंस आते हैं। पहले जो आयोडीन का सोल्यूशन था वो बिल्कुल येलो कलर का था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाला तो क्या हुआ, वहां से वो जो सारे का सारा था वो ट्रांसफर हो गया दूसरी लेयर में, और आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई और उसका कलर भी पर्पल आ गया। तो ये आपकी एक थोड़ी सी विजुअलाइजेशन थी। इसी तरह जब आप लोग परफॉर्म करते हैं, रीजेंट बॉटल्स के अंदर अपना सैंपल डालते हैं और CCl4 को डालते हैं, शेक करते हैं, तो सेम हमारे पास इसी तरह दो लेयर्स जनरेट होती हैं और उन दो लेयर्स को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं और फिर हम उसको आगे से परफॉर्म कर सकते हैं, किसको, फर्दर हम यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो आगे सॉरी जो टाइट्रेशन है उसका भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक हमारे पास वीडियो है। ठीक है, ये देखिए आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन चल रही है कि वो क्या क्या कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इन्होंने जो स्टार्च है उसको यूज किया है इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे जो स्टार्च डाला है, ठीक है, उसका कलर ब्लू आया है। स्टार्च डालने से ब्लू कलर क्यों आया था, वो इसलिए आया था कि आपके सोल्यूशन के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो जब ब्लू कलर आ गया, आयोडीन प्रेजेंट है, उसको हम लोगों ने मजीद जब सोडियम थायोसल्फेट डाला है तो आपका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इसकी क्या वजह है, आपका क्यों जो है वो ऐसा हुआ है, वो ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ है, उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि अब जो जितने के जितने ही आयोडीन प्रेजेंट है वो तमाम की तमाम कंज्यूम्ड हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको रिएक्शन याद हो कि जो आयोडीन है, जो सोडियम जो सोडियम है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम आयोडेट बनाता है।
तो जब तक आयोडीन प्रेजेंट थी, वो जो येलो कलर प्रोड्यूस होता है वो सोडियम आयोडाइड की वजह से होता है। जब हम बिल्कुल एंड पॉइंट के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे ब्लू कलर आता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है स्टिल देयर इज एन आयोडीन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। हमने उसको मजीद थोड़ा सा जब हमने फर्दर ऐड करके देखा तो हमें पता चला कि जो हमारा सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर्ड हो गया है। तो जो क्लियर सोल्यूशन है उसका क्या पर्पस था? क्लियर सोल्यूशन ये इंडिकेट करता है कि अब आपके सैंपल के अंदर कोई भी किसी किस्म की आयोडीन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम वो जो स्टार्च डालने का यही पर्पज है, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने उसके अंदर स्टार्च सोल्यूशन डाल के चेक करें कितनी आयोडीन है। तो जब तक आपका ब्लू कलर आएगा उसके अंदर स्टार्च डालने से, इसका मतलब होगा कि आयोडीन प्रेजेंट है। वेदर इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म I2 की फॉर्म में है, आइदर इट इज प्रेजेंट इन पोटेशियम आयोडाइड KI या पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, वो किसी भी फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है वो उस आयोडीन स्टार्च उसके साथ अपना कलर शो करेगा। लेकिन जब आपने देखा कि आपने मजीद सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किया तो आपके अंदर जो सोल्यूशन है उसके साथ क्या हुआ, उसके अंदर जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो इस ब्लैंक होने की क्या वजह थी कि अब आपकी तमाम की तमाम जो आयोडीन है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बना चुकी है एंड देयर इज नो मोर आयोडीन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक और भी आपको अगर हम थोड़ा सा दिखाते हैं, दिस वन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन वाटर। यहाँ पे आप potassium thiocyanate, it is solution, and now we again titrated this reaction mixer. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन बना रहा है और इसको उसने ब्यूरेट के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन जितनी मोलैरिटी का बनाना है, क्योंकि वो टाइट्रेंट है। Professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, I'm gonna sodium thiosulfate by dilution method. Take 5 ml of aqueous layer. Make sure you have a large gas. देखिए, इस वीडियो को दिखाने का आपको ये पर्पज है कि देखिए ये हमारे पास रीजेंट बॉटल है। ठीक है, इसी तरह की रीजेंट बॉटल के अंदर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं आयोडीन के लिए, और जिस तरह इसके अंदर आपको 2 लेयर सेपरेट नजर आ रही होंगी, सिमिलरली आपके पास हर बोतल की, और आप ऐसे ही जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट में पाइपेट की हम कह रहे थे कि पाइपेट से सक आउट करना है, तो रीजेंट बॉटल के अंदर दोनों आपके सोल्यूशन प्रेजेंट है और आप विद द हेल्प ऑफ पाइपेट एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर को सेपरेट कर सकती हैं। सबसे पहले इन्होंने जो अपर वन लेयर है यानी कि जो एक्वस लेयर थी उसको ये सेपरेट आउट किया विद द हेल्प ऑफ पाइपेट, इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाला और फिर हमने उसको ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये वीडियो थोड़ा सा दिखाने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिक जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जैसे प्रोसीजर में पढ़ा कि वी आर यूजिंग द रीजेंट बॉटल्स और वहाँ से हम पाइपर से कैसे सक कर रहे हैं वो हम यूं करेंगे। और जो पहले वीडियो हमने देखी थी उसके अंदर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमने परफॉर्म की थी सेपरेटिंग फनल में। आल दो दोनों के अंदर जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बिल्कुल हमारा जो प्रैक्टिकल है उसके साथ ज़्यादा मैचअप होता है। सैंपल डाला, उसके बाद ये इन्होंने जो पोटेशियम आयोडाइड का 10% सोल्यूशन है उसको ऐड किया है। ठीक है, जिसकी वजह से देखें जो सोल्यूशन है वो येलो कलर का हो गया। येलो कलर किस चीज़ की इंडिकेशन होती है, लिबरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयोडीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयोडीन डाला है और इसके साथ ही उसने स्टार्च भी डाल दी है। स्टार्च डालने की वजह से इसका जो कलर है वो मजीद डार्क हो गया है।
सोडियम थायोसल्फेट से अब इसको टाइट्रेट करना है। कब तक टाइट्रेट करेंगे? जब तक आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, और ट्रांसपेरेंट होने की इस बात की इंडिकेशन होगी कि देयर इज नो मोर आयोडीन। और उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप दोबारा उसके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन ऐड करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, so now you can see all the solution will be cleared. अब अगर इसके अंदर स्टार सॉल्यूशन डाल के देखेंगे तो इसका कलर ब्लू नहीं आएगा। Now we have to record the दिस इज द हाइपोवॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, जो वो हाइपोवॉल्यूम लिखा था, सो इट इज द वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम टेकन फ्रॉम द ब्यूरेट एंड यू पुट इन द टेबल। 0.01 million sodium thiocyanate solution, and we will record the reading. So this will give us the amount of iodine present in aqueous layer. Now I'm going to take the organic layer. ठीक है, अब नीचे वाली लेयर लेना है, तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट एकदम जो है वो जो अपना पाइपेट है वो रीजेंट बॉटल के अंदर डाला है, और वो इतनी स्पीडली डाला है कि उसने जो अपर लेयर है उसको वो सक नहीं करेगा, बल्कि वो जो लोअर लेयर है उसको वो सेपरेट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा जो काम है ये ज़रा केयरफुली और हैंडलिंग वाला काम है। इसी वजह से हम यूजली रिएक्शन करने के बाद उनको सेपरेटिंग फनल के अंदर पोर कर देते हैं, और बाय यूजिंग इट्स नॉब सेपरेटिंग फनल की उनको हम सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको केयर ज़रूरत होती है। अब ये देखें जी, जो हमारे पास आयोडीन है, अब वो हमने जो ऑर्गेनिक लेयर है उसको लिया है। आपको देखिए इसका कलर आपको विजुलाइज हो रहा है कि कौन सा कलर है, पर्पल कलर है, जो इंडिकेशन दे रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर यहाँ पे आयोडीन मौजूद है। यहाँ पे जो हमारा एक्वस सिस्टम है वो यहाँ पे हमारे पास वाटर है। ये वीडियो जो थी इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये टेबल 1 के लिए है। ठीक है, तो इस वजह से जो थोड़े कलर हैं वो हमारे पास एक्वस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ही ऑलमोस्ट लग रहा है, और जो ऑर्गेनिक लेयर है वो हमारे पास पर्पल लग रही है। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन डिसॉल्व होती है तो अपना कलर पर्पल देती है। अगेन आपने इसका जो सैंपल है जितना ml लेने लिया है उसके अंदर हम लोगों ने पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला है। पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालने का पर्पस क्या है कि लिबरेट करते हैं आयोडीन को। तो आप ये देखें कि ये जो पर्पल कलर था ये भी अल्टरनेटिवली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, येलोविश ब्राउनिश कलर के अंदर, जो इस बात की इंडिकेशन होती है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयोडीन जनरेट हो रही है। जैसे ही मॉलिक्यूलर आयोडीन जनरेट होती है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये अब दोबारा से ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसको दोबारा परफॉर्म करने का क्या पर्पज है, ताकि हमारे पास जो कंकॉर्डिंग रीडिंग्स आ जाएं। ठीक है, तो ये जो वीडियोस दिखाने का आपको पर्पज ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए कि बेसिकली परफॉर्म कैसे करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी क्लास में देख चुके थे, आज इसको रिवाइव करने का यहाँ पे एक पर्पज ये भी था कि थोड़ा सा जो हमारे पास है वो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाए कि हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करने से जो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर सेपरेट हो रही है, तो वो कैसे सेपरेट हुई। ठीक है, और उसको सेपरेट करने के बाद ऑर्गेनिक एंड एक्वस लेयर जब अलग हमारे पास आ जाती हैं
तो हम लोगों ने उनके आगे फर्दर उनको ट्रीटमेंट देनी है टाइट्रेशन की। तो वो ट्रीटमेंट कैसे देनी है वो भी हमने इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ये ट्रीटमेंट देने के बाद हमारे पास अल्टरनेटिवली मोलैरिटीज आ जाती हैं, जिनको हम अपने टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में पुट करते हैं रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज। हम उनकी कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं और इस तरह हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज का पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो पूरी समरी है, अगर मैं इसकी आपको देखूं, अगर आपको ये पेपर में पूछा जाता है तो आपने इसका पहले प्रिंसिपल थ्योरी लिखनी है, ठीक है। थ्योरी मतलब प्रिंसिपल इसका लिखना है, उसमें बताना है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पोटेशियम ट्राइआयोडाइड आयन, ओके। उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टच देना है। देन वी टॉक अबाउट द मटेरियल रिक्वायर्ड, यू राइट द प्रोसीजर ऐसे, जैसे ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये मैं इसको क्लास में अपलोड भी कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आपने प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के लिए भी यूं टेबल बना के उनके फार्मूले में अगर आपकी मर्जी है आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू लिख सकते हैं लाइक ए बी सी व्हाटएवर, और आपने अल्टरनेटिवली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेना है। वीडियो से आपको मजीद थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया। ऐसा ये वो वीडियोस तो नहीं होती कि जो हम परफॉर्मेंस हो रही होती है, लेकिन इनसे फिर भी थोड़ा सा काफ़ी आइडिया क्लियर्ड हो चुका होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, कोई इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? यू कैन ओपन योर माइक वन बाय वन एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। चले तो नहीं गए सारे? नो मैम, इधर ही है। अच्छा, नईमा को बहुत लेंथी, बहुत मैम लेंथी, तो बेटा फिर सारे ही प्रैक्टिकल हैं। बेसिकली ना आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 5 to 6 प्रैक्टिकल हैं टोटल, ठीक है। जब पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ने हैं ना, देखें एक प्रैक्टिकल हो गया, बाकी मेरे ख्याल से 5 प्रैक्टिकल हैं। तो अगर लेंथी है तो आप ये सोच लें कि चलिए उसको हाफ कंसीडर कर लें। वैसे मिनिमम कोई 10 से 12 प्रैक्टिकल होते हैं एक सेमेस्टर में, तो हमने जो सिलेबस है उसमें हाँ जी 5 है या 6 हैं, एक तो आज चलें हमने कर ही लिया, तो उसकी वजह से फिर हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयशा शाहिद मैसेज कर रही हैं कि मैम एंड पॉइंट येलो टू ब्लू होगा या येलो टू कलरलेस होगा। बिल्कुल इनका ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखें जो ब्लू पॉइंट है ना, हमने जो रीडिंग नोट करनी है वो आपने नोट करनी है जब वो कलरलेस होगा। ब्लू कलर किस चीज की इंडिकेशन देता है कि ये आपका, आपको पता है कि इक्वलेंस पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो वो जो ब्लू कलर है ना वो बिल्कुल उसके इक्वलेंस पॉइंट पे आता रहेगा, उसका होगा। लेकिन जैसे ही वो कलरलेस होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसका बिल्कुल एंड पॉइंट होगा। जो आपने रीडिंग नोट करनी है वो आपने तब नोट करनी है जब जैसे ही आपका सोल्यूशन कलरलेस होगा। कलरलेस होने का क्या मतलब है कि ऑल द आयोडीन विल बी इट रिएक्टेड विद सोडियम। तो आपने जो कलरलेस का पॉइंट होगा उसकी रीडिंग नोट आउट करनी है और उसको आपने मेंशन करना है। ब्लू कलर जो होगा वो उसका पहले इंडिकेशन है, वो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट है, आपने वहां पे रीडिंग नहीं नोट करनी है, आपने कलरलेस पे रीडिंग नोट करनी है। तो मैम जब वो पर्पल टू येलो ब्राउनिश कलर में चेंज हुआ है, वो वाली रीडिंग्स हम कब करेंगे जब ऑर्गेनिक लेयर को हम सेपरेट आउट करते हैं? सॉरी क्या क्या कहा है? वो वाला आपने वॉल्यूम नोट नहीं करना। वो जो आप ये कह रहे हो ना कि आपने सैंपल लिया और उसके अंदर जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ है, वो जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो तो आप अभी असेस अपने सैंपल को ही ट्रीट कर रहे हो। रीडिंग आपने सोडियम थायोसल्फेट की तब नोट करनी है जब आपका जो सैंपल है उसका तमाम कलर जो हो गया वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, उससे पहले नहीं नोट करनी। नो मैम अभी जब हमने ऑर्गेनिक लेयर को यूज किया और उसके अंदर हमने 10% पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया है, जी तो जी तब उसने पर्पल कलर शो किया था और उसके बाद येलो ब्राउनिश कलर शो किया है, तो वो वाली रीडिंग्स भी हम काउंट करेंगे नहीं नहीं, जब हम ऑर्गेनिक लेयर के साथ ट्रीट कर रहे हैं? नो नो, आपने उसका भी जो उसका जो अल्टरनेटिवली कलर है ना, वो जो येलोविश ब्राउनिश कलर है उसने भी कलरलेस होना है। वो येलोविश कलर इस चीज की इंडिकेशन होती है कि आपका सोडियम आयोडाइड बन रहा है, वो आपका रिएक्शन कंटिन्यू होता है। तो उसको नोट करने की नहीं जरूरत, आप उसको इतना आगे लेकर जाएंगे कि आपका जो सोल्यूशन है उसको कलरलेस हो।
जो जी मैम ओके। येलो कलर आता है ना, वो इस चीज की इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे आयोडीन की लिबरेशन हो रही है, आयोडीन जनरेट हो रही है, वो आपका रिएक्शन कंटिन्यू है, उसको आपने कंटिन्यू चलने देना है। कहाँ तक चलना है? जहां तक आपके पास आप, जब आप देखो येलो कलर आएगा, उसके अंदर आप स्टार्च डालेंगी तो क्या होगा? ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू क्यों आएगा? ब्लू हमें ये चीज इंडिकेट करेगा कि आयोडीन प्रेजेंट है। फिर आप उसको फर्दर ट्रीट करें कि वो कलरलेस हो जाए। अब जब वो कलरलेस है, अब आप उसके अंदर स्टार्च डालोगे तो कोई ब्लू कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब आयोडीन नहीं है। तो जो एंड पॉइंट है वो आपने कलरलेस का ही करना है। हाँ जी, ये हाफिज अलियास तो कह रहे हैं टाइम भाई 10 बज गए हैं। नेक्स्ट क्लास भी आपकी मेरे साथ ही है। मैम ब्रेक दे दें, ब्रेक 20 दे दें, ठीक मिनट है की। भाई, आप ब्रेक ले लें। कितनी देर की चाहिए ब्रेक? आयशा मैम 20 कह रही मिनट की है। दे दें। ओके भाई, ठीक एग्जैक्टली 10:15 पे मैं आपको दोबारा फिर लिंक सेंड कर दूंगी मीटिंग की, ठीक है? सो यू मे ज्वाइन। ओके ओके मैम। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।